रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सेकेंड ईयर के लिए जो पंजाब करिकुलम बोर्ड की बुक हमने लगवाई है इकनॉमिक्स की, वो ये बुक है। आप चाहें तो पिछले सेशन की भी ख़रीद सकते हैं, और अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को ये बुक अवेलेबल नहीं है तो वो रहबर इकनॉमिक्स बाय कुरैशी ब्रदर्स प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की बुक को ही परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने कल का लास्ट लेक्चर सुना हो तो उसमें हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस किया गया था, विच वॉज़ अबाउट नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, जो कि कौमी आमदनी के तवाज़न से रिलेटेड था, जिसमें हमने कौमी आमदनी के तवाज़न की दो सूरतें बयान की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो हम उर्दू में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। उर्दू में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कौमी आमदनी से क्या मुराद है, यानी कि कौमी आमदनी से क्या मुराद है। इसमें सिर्फ आपने कौमी आमदनी की तारीफ़ लिखनी है। तो ये आपके पास शुरू में ही जो है दूसरे पेज पे दी हुई है। यहाँ पे कौमी आमदनी से मुराद एक साल के अरसे में अशिया और खिदमात की मालियत है। ये यहाँ तक आएगा भी शामिल होती है। ठीक है, ये निशान लगा लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसका जवाब है। दूसरा सवाल हमारे पास है दौरे जदीद के मुताबिक कौमी आमदनी की तारीफ़ करें। तो दौरे जदीद के मुताबिक जो कौमी आमदनी की तारीफ़ है वो मार्शल की तारीफ़ को बेहतरीन तारीफ़ कहा जाता है। तो ये पेज नंबर 1 पे जो है ये मार्शल की तारीफ़ बयान की गई है। ये बिल्कुल लास्ट लाइन्स में किसी मुल्क में मेहनत और सरमाया से लेकर कौमी आमदनी कहलाती है तक इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है खाम मुल्की पैदावार से क्या मुराद है, और क्वेश्चन नंबर 4 है खाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है। अब मुल्की पैदावार और कौमी पैदावार के जवाब भी साथ साथ दिए हुए हैं। मुल्की पैदावार का जवाब भी ये खाम मुल्की पैदावार से मुराद, ये हमारा जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है और मजमुआ है तक आएगा। और कौमी पैदावार से मुराद यहाँ से हम शुरू करेंगे कि खाम कौमी पैदावार किसी मुल्क के अपने ज़राए या अपने अमनीन की एक साल में पैदा करदा अशिया और खिदमात की बाज़ारी कीमतों पर हासिल शुदा मालियत का नाम है। इसमें मुदर्रज झैल अशिया शामिल होती हैं। ये नीचे अशिया भी लिखना है, जैसे ज़रिए अजनास, सनती पैदावार, आमलीन की खिदमात और इदारों की खिदमत। तो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 खाम मुल्की पैदावार और खाम कौमी पैदावार में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क जो है ये हमने खुद लिखना है। ये दोनों में अगर आप गौर करें तो पता चल जाता है कि जो खाम मुल्की पैदावार है ये किसी मुल्क के हदूद के अंदर जितनी भी हम चीज़ें बनाते हैं उसको, ये मैंने मुल्क और कौम का बहुत वाज़े आपको फ़र्क बताया था जब हमारा लाइव जो है फ़िज़िकली लास्ट लेक्चर हुआ था क्लास में। अगर आपको याद हो मैंने मुल्क और कौम बना के बताए थे। ठीक है ना। तो मुल्की पैदावार क्या होगी, जिसमें हम मुल्क के अंदर जो है एक साल के अंदर जितनी भी अशिया और खिदमात पैदा करते हैं उन्हें मुल्की पैदावार कहते हैं। और कौमी पैदावार क्या होता है कि कोई भी एक कौम जो है वो जितनी भी चीज़ें पैदा करती है, चाहे वो बाहर मुल्क में करती है चाहे वो अपने मुल्क में करती है, वो कौमी पैदावार कहलाती है। तो उस तरह से हम दोनों डेफिनेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर खालिस कौमी पैदावार से क्या मुराद है। खालिस कौमी पैदावार भी आपके पास यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, खालिस कौमी पैदावार की तारीफ़ लिखी हुई है कि खाम कौमी पैदावार में से सरमाई की फरसूदगी के अखराजात भी शामिल होते हैं। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो बाकी खालिस कौमी पैदावार हासिल होगी। फिर हमारे पास बच्चों है 7वां सवाल शख्सी आमदनी से क्या मुराद है। ये 7th क्वेश्चन शख्सी आमदनी भी यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे, ये देखें लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन लंबा है तो आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने इस तरह लिखना है शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी मुल्क के बाशिंदों को हासिल होती है, और शख्सी आमदनी कौमी आमदनी से हासिल की जाती है। उसके बाद आपने ये सारा नहीं लिखना, उसके बाद आपने जस्ट ये फार्मूला लिख देना है कि शख्सी आमदनी इज़ इक्वल टू कौमी आमदनी माइनस ये माइनस ये माइनस ये। ठीक है, समझ आई। यानी पहली लाइन लिखनी है हासिल होती है तक, और उसके बाद आपने ये नीचे फार्मूला जो लिखा हुआ है शख्सी आमदनी इज़ इक्वल टू उर्दू में, ये आपने फार्मूला लिख लेना है कि इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कौन सी चीज़ें इसमें से माइनस हो जाती हैं। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से क्या मुराद है। अब काबिल तसर्रुफ़ का मतलब होता है काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी, वो भी यहाँ दिया हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये पूरा आ जाएगा बाहमी ताल्लुक़ से पहले पहले सारा फार्मूले के साथ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कौमी आमदनी की पैमाइश के तीनों तरीक़ों को 2-2 सत्रों में बयान करें। यानी आपने तीनों तरीके लिखने हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं, मैंने इन डिटेल लेक्चर में बताए थे। आपने तीनों की डेफिनेशंस लिखनी है। पहला तरीका है जैसे पैदावार, आप तीनों के नाम लिखेंगी क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में, तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी। तो पैदावार के तरीके की तारीफ़ क्या है, उसमें ऊपर आप लिखेंगी कि इस तरीके के मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाली अशिया और खिदमात की ज़री मालियत को जमा किया जाता है। इसमें मुदर्रज झैल अशिया शामिल हैं। फिर
फिर ये नीचे आप अशिया के नाम लिख देंगे, बेशक तफसील ना लिखें, आप लिखेंगे ज़रई अशिया, मादनी अशिया, सनती अशिया, खदमात और मुतफरिक अशिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा तरीका है आमदनी का तरीका, उसमें भी आप लिखेंगी कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके में इसमें आमलीन की साल भर के मुआवज़ों की मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। मसलन ज़मीन का लगान, मज़दूरों की उजरत, सरमाया, कर्ज़े पे देने हासिल होने वालों पे सूद और आजीन को मुनाफाजात को जमा कर लें तो ये कौमी आमदनी के मसावी होगा। नज़र आ रहा होगा पहली लाइन से लेकर तीसरी लाइन तक इसका जवाब है। और फिर इसी तरह तीसरा तरीका अखराजात का तरीका, तो ये भी आपके पास यहाँ आ जाएगा कि इसमें मुल्क के तमाम बाशिंदों की इशिया खदमात पर होने वाले अखराजात को जमा किया जाता है, जिससे कौमी आमदनी की पैमाइश होती है। ठीक है, तो तीनों तरीक़ों की शुरू की लाइंस आ जाएंगी। तीसरे तरीके की बस यहाँ होती है तक आएगी, दूसरा तरीका मसावी है तक होएगा, और पहले तरीके में इन्होंने तो 1 2 3 अलिफ बे जीम करके पॉइंट्स लिखने हैं। आप जस्ट मालियत को जमा किया जाता है, नीचे सिर्फ नाम लिख दें इनके, ज़रई अशिया, कौमा मादनी अशिया, कौमा सनती अशिया, कौमा खदमात, कौमा मुतफरिक अशिया। ठीक है जी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका, अखराजात के मजमूए में कौन से अखराजात शामिल होते हैं, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ये पेज नंबर 10 पे आप लिखेंगी मुंदरजा ज़ैल अखराजात शामिल होते हैं। ये अखराजात के नाम लिख देंगे, नज़र आ रहा होगा निजी सरफी अखराजात, निजी सरमायाकारी के अखराजात, सरकारी सरफी और सरमायाकारी खर्च और बैरूनी शोबे के अखराजात। बस ये नाम इनके लिखने हैं। फिर बेटे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आमदनी और इंतकाली अदायगी में क्या फ़र्क है। अब आमदनी में तो आप कौमी आमदनी की तारीफ़ ही लिख देंगी, कोई सी भी, ठीक है ना। आमदनी का मतलब कौमी आमदनी है, वो आप कोई भी तारीफ़ लिख देंगी। इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, इंतकाली अदायगियों की तारीफ़ जो है वो यहाँ पे दी हुई है, वो ये पेज नंबर 5 पे दी हुई है। ये इंतकाली अदायगियाँ, ठीक है, कि वो तमाम अदायगियाँ जिनके अवज़ कोई पैदावारी काम नहीं किया जाता, मसलन पेंशन, बुढ़ापे का अलाउंस वगैरह, ये तमाम अदायगियाँ इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं। बस ये वगैरह तक आएगा, वो तमाम अदायगियाँ से लेकर वगैरह तक इसका आंसर आ जाएगा। और आमदनी में कौमी आमदनी की तारीफ़ लिख देंगी। फिर फरसूदगी के अखराजात से क्या मुराद है, पेज नंबर 4 पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपके पास। जब किसी मुल्क में इशिया सरमाया 12 के साथ लिखा हुआ है मैंने, जब किसी मुल्क में इशिया सरमाया इस्तेमाल में आती हैं तो उनमें टूट फूट होती है या पुरानी और फरसूदा होने की वजह से उनकी कीमत कम हो जाती है, यही फरसूदगी के अखराजात कहलाते हैं, जो कौमी पैदावार में कमी का सबब बनते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कौमी आमदनी के दायरवी बहाव या मतवातर बहाव से क्या मुराद है। ये भी हमारी बुक में दिया हुआ है, हर चीज़ बुक में मौजूद है जो हम कह रहे हैं, तो बाहर से नहीं सवाल आ रहे हैं। कौमी आमदनी का दायरवी बहाव ये दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर भी ये पहली 2 लाइनें हैं। किसी मैशियत में घराने और इदारे दो अहम काम करते हैं। कौमी आमदनी मुख्तलिफ़ शक्लों में इनके दरमियान गर्दिश करती है, कभी कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ और कभी घरानों से इदारों की तरफ। कौमी आमदनी की इस गर्दिश या हरकत को कौमी आमदनी का दायरवी बहाव कहा जाता है। बस ये जहाँ मैंने 13 से 13 लिखा हुआ निशान लगाया हुआ है, वहाँ से वहाँ तक आपका आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन कम्स, खुद इख्तियार और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी में फ़र्क बताएं। तो खुद इख्तियार और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी भी आपके पास पेज नंबर 13 पे दिए हुई हैं। खुद इख्तियार सरमायाकारी की ये तारीफ़ है बच्चों, नीचे लिखी हुई है, एक ही लाइन की है, और जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है उसकी तारीफ़ भी यहाँ पे दी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है, या आपने पूरी लिख देनी है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश वाले बच्चों को बता देती हूँ। उसके बाद आप एक्सरसाइज अगर देखो तो ये MCQs हैं। MCQs ऑलमोस्ट दोनों किताबों के सेम ही होते हैं और इनके आंसर्स आपको बुक की बैक साइड से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके निशान लगा लें। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को भी जो है वो आप बैक साइड पे फिल हुई हैं वहाँ से कर सकते हैं, मैच द कॉलम्स वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपने कहा कौमी आमदनी मालूम करेंगे, भी मैं आप को इंग्लिश उर्दू को दोनों को खुद सॉल्व करके बता दूँगी कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, ये मैं भी करके बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चों को अब बता दूं कि किस तरह से उनके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपनी अब्दुल गनी की चौधरी की बुक को अगर निकालें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंक्लूडेड व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल इनकम। सेकंड क्वेश्चन इज़ इंक्लूडेड कि गिव द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय मार्शल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेशनल इनकम इन 3 लाइन्स, तो आपकी मर्जी है फर्स्ट या थर्ड में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। फोर्थ इज़ इंक्लूडेड डिफाइन GNP। फिफ्थ इज़ इंक्लूडेड डिफाइन GDP। सिक्स्थ इज़ इंक्लूडेड व्हाट इज़ मेंट बाय NNP। सेवन्थ इज़ इंक्लूडेड डिफाइन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इन 3 लाइन्स। फिर उसके बाद ये भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम डिफरेंट मेथड्स टू यूज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपके पास नेम के अलावा लिखे नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके लिखें नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स। तो एक्सप्लेन में तीनों के नाम भी आएंगे और तीनों की डेफिनेशंस भी आएंगी। ये पेज नंबर 15 से पेज नंबर 17 तक डेफिनेशंस गिवन है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
ये देखें, ये पहले की डेफिनेशन ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है, कि बाय एडिंग अप द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड वी गेट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स, ठीक है। ये आपका आ गया पहला मार्केट प्राइस वाला प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ बाय एडिंग अप से लेकर यहाँ डॉक्टर्स तक आपकी डेफिनेशन आ गई। आपने ऐसे खुला खुला करके तो नहीं लिखना ऑब्वियसली। सेकंड आपके पास जो मेथड है वो है फैक्टर इनकम अप्रोच। इसकी डेफिनेशन यहाँ ऊपर से शुरू होगी फर्स्ट लाइन से, द नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एज द नेशनल इनकम इज़ द इनकम ऑफ ए नेशन, सो इनकम ऑफ ऑल द पर्सनस ऑफ द कंट्री आर एडेड। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड वो भी लिखा हुआ है, वी ऐड एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए ईयर वी गेट GNP। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो अगला है वो इंक्लूडेड नहीं है, पर कैपिटा इनकम का सिलेबस में नहीं दिया हुआ था। ये दिया हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, इसको टिक लगा लें। फिर दिया हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय डेप्रिसिएशन अलाउंस, इसको टिक लगा लें, ठीक है। और हाँ, ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ है व्हाट इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको लिख लें, व्हाट इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और इसका आंसर पेज नंबर 14 पे जो है वो आप लोगों को गिवन है। मैं वहाँ से निशान लगवा देती हूँ। ये है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वो ऊपर नज़र आ रहा होगा। आपने इसको फॉर्मूले में नहीं लिखना, आपने इसको जो है वो स्टेटमेंट में लिखना है। आपने लिखना है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज़ इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर्सनल इनकम द रिमेनिंग विल बी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। क्या लिखना है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर्सनल इनकम द रिमेनिंग इनकम विल बी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। उसके नीचे आप ये फार्मूला लिखेंगी, ये जो दिया हुआ है बुक में, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, या फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं YD इज इक्वल टू Y माइनस T, या YD जो है इट स्टैंड्स फॉर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। कैपिटल Y का मतलब है आपकी पर्सनल इनकम और T का मतलब है आपके डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। समझ आ गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को ऐड लाजमी करना है। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो यू ऑल ऑफ यू हैव टू डू द 14 क्वेश्चंस ऑल। उसके बाद आपके पास बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है वो है हाउ इज़ नेशनल इनकम मेजर्ड बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ तो ये पूछा गया है, जबकि जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि व्हाट एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड। फिर लिख लें व्हाट एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप उसमें लिखेंगे कि कौन से एक्सपेंडिचर जो हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूडेड हैं। ये भी आपके पास जो है वो गिवन है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे। ये एक्सपेंडिचर मेथड है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिचर्स में कौन से इंक्लूडेड हैं, तो आपने ये वाले लिख देने हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये 4 एक्सपेंडिचर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं, इनकी तफसील नहीं लिखनी, ठीक है। जस्ट क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, इनकी तफसील नहीं लिखनी। फिर बेटा उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंक्लूडेड है वो आपके पास है व्हाट इज़ मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये भी गिवन है, बहुत डिटेल में गिवन है आपके पास। फिर उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको दिखा देती हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड, ये देखिए मैं इसकी तस्वीर भी भेज दूँगी इस सवाल की। डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ये मैंने तारीफ इसकी लिखी हुई है, मैं बोलती भी जाती हूँ, लिख लें। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगी ग्रुप में, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड विद द चेंज इन इनकम but remains the same. It is not affected with the change in income but remains same. For example, construction of roads and bridges. दूसरा है induced investment. Induced investment क्या होगी, it is directly affected with the change in income. It is directly affected with the change in income. It increases with increase in income. It increases with increase in income and decreases with decrease in income and decreases with
decrease in income. For example, expenditures on production of goods and services, expenditure on production of goods and services in a factory, expenditure on production of goods and services in a factory. ये आपकी क्या है, ये आपकी तारीफ हो गई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। ये मैं बाद में शेयर भी कर दूँगी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन है, जो सिलेबस की बुक में जो डिफरेंट चीज़ है, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ये इंग्लिश वाले नोट कर लें और उर्दू वाले भी इसका सोल्यूशन एटलीस्ट जो है वो नोट कर लें, मैं साथ साथ आपको करवा दूँगी, ठीक है जी। द क्वेश्चन इज़, मैं ऐसे आपको लिख के दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप इस पे तवज्जो देने की जगह आप मेरी बुक पे को तवज्जो दे दें कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या गिवन है आपको मैं लिख देती हूँ। इस तरह से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी सिलेबस की बुक का, और इंग्लिश वाले इसको नोट कर लें और उर्दू वाले भी इसका आंसर ज़रूर लिखें, ठीक है। हम क्वेश्चन है, एज्यूम्ड वैल्यूज़ ऑफ नेशनल इनकम आर गिवन, ठीक है। एज्यूम्ड वैल्यूज़ ऑफ नेशनल इनकम आर गिवन, फाइंड दी फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? नंबर 1 है जीडीपी, नंबर 2 है जीएनपी, नंबर 3 है एनएनपी, और नंबर 4 है, इसकी पिक्चर भी भेज दूंगी, भी सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, नेशनल इनकम, ठीक है जी। वैल्यूज़ जो गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास? प्राइवेट कंजम्पशन गिवन है तो 250 मिलियन या बिलियन जो भी है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 50, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स गिवन है 100, एक्सपोर्ट्स गिवन है 50, इंपोर्ट्स गिवन है 100, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 50, सब्सिडी गिवन है 10, इन्होंने बिलियंस में दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो है 50, जिसे रेमिटेंसेस भी कहते हैं, और डेप्रीसिएशन अलाउंस जो है गिवन वो है 10, ठीक है। ये वैल्यूज़ गिवन है, तो ऊपर वाली 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहली चीज़ बच्चों जो हमने फाइंड करनी है, ये इंग्लिश में भी है और उर्दू की किताब में तो दिया ही है, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है बट आंसर दोनों का मैं सॉल्व करवा देती हूँ। सबसे पहले फाइंड करना है जीडीपी। अब ये याद रखें, जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं उसमें हर डेफिनेशन के नीचे उनका फार्मूला दिया हुआ है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, वो आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्या फाइंड करना है, देखो जीडीपी, खाम कौमी मुल्की पैदावार। अब जीडीपी का फार्मूला अगर याद हो तो बुक में लिखा हुआ है उर्दू इंग्लिश दोनों में कि जीडीपी इज़ इक्वल टू, हर डेफिनेशन के नीचे उसका फार्मूला है, वो आपने याद करना है। पर्सनल कंजम्पशन प्लस प्राइवेट कंजम्पशन, पर्सनल कह लें या प्राइवेट कह लें, कुछ भी लिखा होगा, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्लस मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब है ज़ाती सरफी खर्च, ठीक है, और प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है ज़ाती सरमायाकारी, प्राइवेट एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकारी खर्च, ठीक है, एक्सपोर्ट्स का मतलब है बरामदात, और इंपोर्ट्स का मतलब है दरामदात। अब सब कुछ ऐड हो रहा है, दरामदात वो होती हैं इंपोर्ट्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो वी हैव टू पे देम, तो इसलिए वो क्या हो रही हैं? माइनस हो रही हैं। अब इनको देखते हुए बच्चों अगर वैल्यूज़ को आप देखो तो हमें पर्सनल कंजम्पशन, ज़ाती सरफी खर्च सबसे ऊपर दिया हुआ है, निजी सरफी खर्च के नाम से, ज़ाती निजी एक ही होता है, वो कितना है? 250। हम यहाँ क्या लिख देंगे? 250 प्लस
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी हो रही है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है बता रहे हैं दोनों तरह की, वो कितनी हो रही है, 50 हो रही है। प्लस प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा कितना हो रहा है, सरकारी अखराजात लिखे हुए हैं 100। प्लस एक्सपोर्ट्स, बरामदात कितनी हो रही हैं, बता रहा है 50। माइनस इम्पोर्ट्स दरामदात कितनी हो रही हैं, 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगी, 250 प्लस 50 300, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 50 450, और 450 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 350। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ GDP। ठीक है, ये फार्मूले हर एक ने याद करने हैं अपनी किताब से, सबकी किताबों में दिए हैं। दूसरा पार्ट जो आपने फाइंड करना है दैट इज़ GNP। अब GNP का फार्मूला क्या है, GNP का फार्मूला भी किताब में लिखा हुआ है, GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब GNP क्या हो जाएगा, GNP GDP जो हमने ये निकाला हुआ है, यानी कि उर्दू में भी बता दूं, खाम कौमी पैदावार निकाल रहे हैं, तो खाम कौमी पैदावार किसके बराबर होती है, खाम मुल्की पैदावार जमा बैरून ममालिक से हासिल करदा रकूम। ठीक है, किसके बराबर होगी, खाम मुल्की पैदावार जमा बैरून ममालिक से हासिल करदा रकूम। तो बैरून ममालिक से हासिल करदा रकूम जो है वो कितनी है किताब में दी हुई, वो 50 दी हुई हैं। तो आपके पास जो P है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 400। ठीक है जी। फिर तीसरी चीज़ है NNP। थर्ड वन इज़ NNP, जिसको कहते हैं खालिस कौमी पैदावार। ठीक है, उर्दू वाले साथ सुनते जाएं, खालिस कौमी पैदावार। अब खालिस कौमी पैदावार का फार्मूला भी आपकी किताब में दिया हुआ है, क्या है, GNP माइनस डेप्रीसिएशन अलाउंस। उर्दू में इसको क्या कहेंगे, GNP। GNP किसको कहते हैं, GNP का मतलब है खाम कौमी पैदावार माइनस डेप्रीसिएशन अलाउंस। डेप्रीसिएशन अलाउंस किसको कहते हैं, फरसूदगी का अलाउंस। तो NNP किसके बराबर आ गया, GNP। अब GNP अभी मैंने निकाला, GNP किसके बराबर था, 400 के। ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन अलाउंस। अब डेप्रीसिएशन अलाउंस यहाँ देखो इस किताब में, यहाँ सफ़े में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10। तो आपके पास 10 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, NNP इज इक्वल टू 390। ठीक है, डिप्रिसिएशन अलाउंस हमारा 390 है। अब जो लास्ट हमने निकालना है वो क्या है, दैट इज़ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी बिलहाज़े मसारफ़ पैदाइश, यानी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन है, वो भी आपको फार्मूला दिया हुआ है, NN। ठीक है, नेशनल इनकम नीचे लिख देती हूँ, एट फैक्टर कॉस्ट पूरा लिख लो, ये नेशनल इनकम निकालनी है, क्योंकि नेशनल इनकम के बहुत से फार्मूले हैं। हो जाएगा NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। NNP क्या है, NNP किसके बराबर थी बच्चे, खालिस कौमी पैदावार माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बिल वास्ता टैक्स, और सब्सिडी क्या होता है, अयानते या अयाना दोनों हो सकता है। ठीक है ना, अयानते भी लिख सकते हैं, अयाना भी उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। अब NNP कितने हैं, NNP अभी हमने निकाला 390 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आपकी किताब में लिखा होगा अखराजात पे टैक्स या बिल वास्ता टैक्स। ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है, ये है 50, हम लगा देंगे यहाँ पे 50 प्लस सब्सिडीज़ अयानती होती हैं, पॉजिटिव टैक्सेशन होती हैं। सब्सिडी की वैल्यू भी यहाँ कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो यहाँ पे हम प्लस क्या कर देंगे 10। तो हमारे पास आ गया 390 माइनस 50 कितना हो गया, 340 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 390 माइनस, हाँ जी 340 सॉरी प्लस 10, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 390 माइनस 50 340 हो गया ना, प्लस 10 इज़ इक्वल टू 350। सब्सिडी प्लस हो रही है ना, मैं गलती से लिख दिया था। तो ये चारों क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स के जितने भी सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं वो आपने किस तरह से याद करने हैं, वो आपने
अपने ज़हन में रखने हैं। जो आपके 6 कॉन्सेप्ट्स हैं इनके फार्मूले विद डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। और ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ किताबें ख़रीद के तैयारी करें, क्योंकि जब भी क्लासेस लगेंगी इंशाल्लाह मंडे से अगर कॉलेज लगता है या छुट्टियाँ एक्सटेंड भी होती हैं तो ऑनलाइन क्लासें चलती रहेंगी। और जितना भी सिलेबस है जब आप आएँगे तो विद इन 1 और 2 डेज़ के बाद जो है वो आपका इसका सारा रिटन टेस्ट होगा, विच विल बी द फर्स्ट टेस्ट ऑफ दिस सेकेंड ईयर क्लास। ठीक है, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड वेल। उस वक्त ये नहीं कहना कि हमें सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट मिले हुए हैं। इट्स ऑब्वियस कि जब आप वापस आएंगे तो हर सब्जेक्ट जो आपको ऑनलाइन कराया गया उसको वो सारा सिलेबस का टेस्ट होगा। तो उसकी प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि घर में रोज़ का रोज़ याद करें। 14 सवाल इतने ज़्यादा नहीं हैं, आज भी याद करने बैठेंगी तो आपको कल परसों तक याद हो जाएंगे। कोई इतना ढेर सवालों का नहीं आपको दिया जा रहा है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम इसके साथ का जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था ये पेयर्स में चैप्टर्स हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा नेशनल इनकम जो है कौमी आमदनी कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ताला उसके साथ का चैप्टर है 7 चैप्टर पाकिस्तान की कौमी आमदनी, इंग्लिश में उसको दिया होगा नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। वो हम कल इंशाल्लाह ताला अपना स्टार्ट करेंगे। और लेट्स सी, अगर मंडे को ऑनलाइन क्लास होती है तो उसको ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे, और अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होती है, कॉलेज लग जाता है, तो देन इंशाल्लाह ताला हम मंडे को रेगुलर क्लास में अपना लेक्चर लेंगे और आगे ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन जो है वो आपका इस फर्स्ट चैप्टर का पूरा टेस्ट होगा। तो बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। आपका जो टेस्ट होगा वो इन्हीं 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर का टेस्ट होगा, फ़िलहाल जो फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ़र्स्ट टेस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लिया जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।